तो कैसे हो दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी WBPSC के लिए। तो हम लोगों का एक सीरीज चल रहा था, मैंने बताया था कि क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा, डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो हम लोगों का 2012 का पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था और आज वो ख़त्म भी हो गया था। और आज हम लोग जो है 2014 में WBPSC असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम हुआ था, उसके पेपर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। बताया गया कि फ्लो थ्रू ए साइफोन पाइप स्टॉप इफ़ द सबमिट इज डैश फ्रॉम द इनलेट। मतलब साइफोन के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा ये किस टॉपिक से है, ये फ्लूइड के टॉपिक से है हमारा क्वेश्चन, राइट। और फ्लूइड में क्या था, हम लोगों को साइफोन क्या था, इस तरह का एक पोर्शन होता है जिससे क्या होता है, वाटर जो है वो ऑटोमेटिक फ्लो करते हैं और ये पोर्शन को क्या बोलते हैं, सबमिट बोलते हैं, ठीक है। तो वाटर जो है इस पोर्शन से इस तरह फ्लो करता है ऑटोमेटिक, मतलब विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे क्या होता है, साइफोन में हमारा जो सबमिट पे जो प्रेशर होता है ना, वो लगभग 2.5 मीटर से, प्रेशर का जो हेड होना चाहिए 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अगर 2.5 मीटर से कम अगर यहाँ पे प्रेशर होता है तो हमारा क्या होगा, वाटर का फ्लो नहीं होगा, रुक जाएगा। तो ये साइफन फिर काम नहीं करेगा, राइट। फ्लो थ्रू अ साइफन पाइप स्टॉप, मतलब पाइप में फ्लो हमारा स्टॉप हो जाएगा कब, जब हमारा जो है इफ़ द सबमिट इज कितना, लेस देन 5 मीटर। तो आप सभी को ऑप्शन बी देख रहे होंगे कि लेस देन 5 मीटर है। तो यहाँ पे हमारा कितना होना चाहिए, 2.5 मीटर, जो कि लेस देन 5 है, राइट। तो ऑप्शन बी आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन ऑफ अ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ। मतलब मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन किया जाता है, क्यों। तो आपको पता होगा मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन मतलब क्या, स्टेबलाइजेशन हम लोग क्यों करते हैं सॉइल का, स्टेबलाइजेशन इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो सॉइल है उसमें स्ट्रेंथ अच्छा से मिल जाए, राइट। तो उस केस में अगर हमारे सॉइल की स्टेबिलिटी को अच्छा बनाना है तो बहुत सारे मेथड होते हैं, जिसमें एक मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन होता है जो कि हम लोग मैकेनिकल मीन्स से करते हैं। मैकेनिकल मीन्स का मतलब क्या, हम लोग डिफरेंट टाइप के यूज़ करते हैं, क्या, जैसे रोलर, बुलडोज़र वगैरह यूज़ करते हैं, रोलर और वाइब्रेटर वगैरह यूज़ करते हैं, क्या, सॉइल को स्टेबलाइजेशन करने के लिए, राइट। जैसे कि क्या होता है, हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था, मैं 2012 का पेपर जब डिस्कस कर रहा था तो एक पोर्शन आया था, कंपैक्शन से क्वेश्चन था। तो उसमें क्या होता है, कंपैक्शन हम लोग क्यों करते हैं, सॉइल की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए करते हैं। स्टेबिलिटी मतलब उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो क्या करते हैं कंपैक्शन में, हम लोग एयर वॉइड्स को रिमूव करते हैं, राइट। तो वो जो है मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन, वो जो है किस तरह से कर सकते हैं हम लोग, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर ग्रेडिंग। प्रॉपर ग्रेडिंग का मतलब क्या है, हम लोगों को क्या करना है, एयर वॉइड्स नहीं रहने देना है सॉइल में। तो अगर हमारा सॉइल का ग्रेडेशन अच्छा होगा तो उसमें सभी तरह के सॉइल मौजूद होंगे, फाइन सॉइल होंगे या कोर्स सॉइल होंगे। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे कि गैप ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड। तो अगर हमारा सॉइल में सभी तरह के ग्रेड प्रेजेंट होंगे तो सब एक दूसरे के वॉइड्स को भर देंगे, तो उसमें क्या होगा, मिनिमम वॉइड्स होगा। और जब भी किसी सॉइल में मिनिमम वॉइड्स होगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, प्रॉपर ग्रेडिंग, ओके। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ द RL ऑफ अ BM, हमारा क्या है, RL दिया हुआ है। RL का मतलब क्या होता है, रिड्यूस लेवल। तो RL दिया हुआ है किसका, बेंचमार्क का। तो बेंचमार्क क्या होता है दोस्तों, बेंचमार्क जो है वो सर्वेइंग से क्वेश्चन है। बेंचमार्क एक ऐसा पॉइंट होता है जिसका RL जो होता है, रिड्यूस लेवल, हमें पता होता है, राइट। तो हम लोग इसी बेंचमार्क की हेल्प से हम लोग सर्वे करते हैं आगे, या रिड्यूस लेवल को निकालते हैं लेबलिंग में। तो यहाँ पे देखिए बेंचमार्क का RL कितना दिया हुआ है, 100, जिसमें बोला गया है कि बैक साइड कितना है, 1.215, और फोर साइड कितना है, 1.870। तो RL ऑफ दी फॉरवर्ड स्टेशन, मतलब RL ऑफ दी फॉरवर्ड स्टेशन क्या होगा। तो अब देखिए RL के लिए क्या, पहले हमें तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना होगा कि हमने जो लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट को फिक्स किया है तो वो जो है हमारा जो यहाँ तक तो बेंचमार्क हमें पता है। बेंचमार्क का मतलब क्या होता है, मीन सी लेवल से कितना हाइट पे है। तो मीन सी लेवल से उस बेंचमार्क का RL हमें पता है। अब जो हम इंस्ट्रूमेंट रख रहे हैं तो उसका हाइट भी तो हमें पता होना चाहिए। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, बैक साइड प्लस RL होता है।
तो बैक साइड आप देखिए कितना है 1.215 प्लस RL कितना है 100। अब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 101.215, राइट। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमें पता हो गया। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, RL ऑफ दी फॉरवर्ड स्टेशन। तो RL जो है फॉरवर्ड स्टेशन का वो क्या होगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से मैं जो फोर साइड है उसको माइनस कर दूंगा। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से मैंने फोर साइड को माइनस किया, फोर साइड यहाँ पे दिया हुआ है 1.870। अब इसको माइनस कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100। तो अब देखिए इस तरह का कोई ऑप्शन है 100.345। देखिए 3 नंबर क्वेश्चंस का ऑप्शन बी देखिए 100.345 है। तो यही ऑप्शन राइट हो जाएगा आपके लिए। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कंसेप्ट को भी साथ में लेके चलूं और क्लियर करते रहूं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, क्या बोला गया है, द फ्लो इज लेमिनार इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज। तो रेनॉल्ड्स नंबर आप सभी को पता है हम लोग किस चीज़ में यूज करते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर को RE से डिनोट करते हैं और रेनॉल्ड्स नंबर से हम लोग क्या करते हैं, फ्लो को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो फ्लो है वो कैसा है, लेमिनार है कि टर्बुलेंस है। ओके तो लेमिनार फ्लो क्या होता है, लेमिनार फ्लो एक ऐसा फ्लो होता है जिसमें हमारे जो फ्लूइड के पार्टिकल होते हैं ना वो स्ट्रेट होते हैं, स्ट्रीमलाइन को फॉलो करते हैं और वो डिस्टर्ब नहीं होते। और वहीं पे टर्बुलेंस फ्लो की बात करें तो टर्बुलेंस फ्लो के जो पार्टिकल होते हैं, फ्लूइड पार्टिकल होते हैं, वो एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसका जो मोशन होता है ना वो इस तरह से मतलब डिस्टर्बेंस में होता है, एक लाइन में नहीं होता है, राइट। तो आप सभी को पता होगा कि मतलब हमारा जो लेमिनार फ्लो या टर्बुलेंस फ्लो में क्या डिफरेंस है। तो लेमिनार फ्लो हम लोग कैसे पहचानते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर से पहचानते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर अगर लेस देन 2000 है, लेस देन 2000 है क्या रेनॉल्ड्स नंबर, तो उसको क्या बोलते हैं, लेमिनार फ्लो बोलते हैं। और वहीं अगर हमारा 2000 से 4000 के बीच में है हमारा फ्लो का रेनॉल्ड्स नंबर, तो वो क्या हो जाएगा, टर्बुलेंस फ्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका फ्लो जो है लेमिनार होगा तो उसके लिए लेस देन क्या होना चाहिए, 2000 होना चाहिए। तो ऑप्शन दिया हुआ है देखिए, राइट, 4 नंबर ऑप्शन, 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी लेस देन 2000 है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा आपका। ग्रेटर देन 2000 हो जाएगा या ग्रेटर देन 2500, तो ये क्या हो जाएगा, इसके ये टर्बुलेंस फ्लो है, क्योंकि लेस देन 2000 होगा तो वो लेमिनार होगा और 2000 से जहाँ बड़ा हुआ तो वो क्या हो जाएगा, टर्बुलेंस फ्लो हो जाएगा। तो इसको आप याद रखें। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे डिफ्लेक्शन से क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोगों को कुछ पैटर्न पता चल रहा है। हम लोगों ने 2012 का क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें भी क्या था, डिफ्लेक्शन से क्वेश्चन था, डिफ्लेक्शन से क्वेश्चन था प्लस स्ट्रेन एनर्जी से क्वेश्चन था कि स्ट्रेन एनर्जी निकालने के लिए बोला था, किसके लिए, सिंपली सपोर्टेड के लिए। यहाँ भी देखिए सेम डिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है और आगे भी इस क्वेश्चन, इस पेपर में स्ट्रेन एनर्जी का एक और क्वेश्चन है जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों आप लोग जो है ना इन सब चीज़ों को तो देखिए, इसके साथ साथ पैटर्न भी थोड़ा आप कनेक्ट कीजिए कि किस तरह का पैटर्न आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, राइट। तो आप लोग देख पा रहे होंगे फ्लूइड का भी क्वेश्चन आते रहते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर से हो गया, अभी जैसे साइफोन का ले लिया, रेनॉल्ड्स नंबर से बहुत इंपॉर्टेंट है, रेनॉल्ड्स नंबर से आता ही रहता है क्वेश्चन। अब स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल की बात करें तो ये वाला पोर्शन जो है डिफ्लेक्शन हो गया, स्ट्रेन एनर्जी, ये सब भी आप लोग जरूर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप उसे चुटकी बजा के सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला गया, डिफ्लेक्शन एट द मिड पॉइंट ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो ये तो यार बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये तो सभी को पता है और नॉर्मली लोग याद भी कर लेते हैं कि ये W यहाँ पे रोड लग रहा है तो ये W/2 हो जाएगा, ये W/2 हो जाएगा। तो ये मिड पॉइंट पे क्या है, हमें डिफ्लेक्शन निकालना है। डिफ्लेक्शन जो है वो किस पे निकालना है, मिड पॉइंट पे। तो वो कैसे निकलेगा, तो दोस्तों मैं इसको सॉल्व कराऊंगा तो बहुत लंबा चल जाएगा, ऐसे में शॉर्टकट मेथड है, मोमेंट एरिया मेथड लेके सॉल्व करता हूँ। तो देखिए इसका M/EI डायग्राम कैसा बनेगा, WL/4EI, यहाँ पे मैक्सिमम मोमेंट होता है तो M/EI डायग्राम ऐसा बनेगा इसका। तो हम लोग क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन निकालने के लिए मोमेंट एरिया मेथड में क्या करते हैं, A/x'। तो A निकाल लीजिए इसका, ये कितना है, L है, हाफ इंटू L इंटू हाइट लेना है हमको, WL/4EI। हाफ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का हमें क्या करना है, निकालना है एरिया, इंटू ये x' क्या है, सेंटर से, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना,
सेंट्रॉयड जो है इसका, इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉयड है उसका डिस्टेंस लेना है। कहाँ के लिए? जिस पॉइंट पे हमें निकालना है डिफ्लेक्शन। तो सेंट्रॉयड इसका देखिए, यहाँ से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये मेरा ऐसा ट्रायंगल बनता है। तो आपको पता होगा सेंट्रल से इधर कितना होता है 2l/3 और यहाँ कितना होता है l/3। तो इस पोर्शन के लिए अगर मैं इस ट्रायंगल को लेता हूँ, मिड पॉइंट पे मुझे फाइंड करना है, तो इस मिड पॉइंट पे कितना हो जाएगा l/2 डिस्टेंस हो जाएगा, राइट। और सिमिलरली यहाँ पे l/2 जैसे डिस्टेंस हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रॉयड से ये कितना डिस्टेंस है l/3, तो ये l/3 हो जाएगा। मगर हमारा जो ये l है वो एक्चुअली में l/2 है। तो आपको समझ में आया होगा क्यों l/2 ले रहे हैं, क्योंकि हमें मिड पॉइंट पे निकालना है। ओके, तो चलिए, या फिर आपको अगर नहीं समझ में आया ये चीज़ तो आप ध्यान रखें यहाँ। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे अगर मैं इस डिस्टेंस को, मतलब ये ट्रायंगल है हमारा, तो अगर मैं इसको इस डिस्टेंस को x लेता हूँ तो हमारा इसके लिए सेंट्रॉयड कितना पे लाई करेगा x/3। तो यहाँ पे x/3 लीजिए। अब x को हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं किससे, l/2 से, क्योंकि हमें क्या करना है, मिड पॉइंट पे निकालना है। तो इसीलिए यहाँ पे l/2 दिया मैंने। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, ½ × l × WL × l/4EI इंटू ये 6 हो जाएगा। तो देख WL3/48 EI। तो हमारा जो डिफ्लेक्शन निकला वो कितना निकला, WL3/48 EI। तो आप देखिए 5 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सेम दिया हुआ है, WL3/48 EI। तो दोस्तों आप लोग एक काम कीजिए, इसको याद रखिए। इतना तो आप एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा आपको सॉल्व करने का, तो आप लोग इसको याद रखिए कि डेल्टा इक्वल्स टू सिंपली सपोर्टेड बीम का इतना होता है और थीटा जो है वो कितना होता है, WL²/16 EI। तो इसको आप लोग याद रखें। सिमिलरली हमारा जो एक और केस होता है, यूडीएल का केस होता है, इस केस में डिफ्लेक्शन कितना होगा या थीटा का वैल्यू कितना होगा, या फिर ये हमारा फिक्स ये कैंटिलीवर बीम है जिसमें पॉइंट लोड फ्री एंड पे हमारा लोड लग रहा है। तो इस केस में डेल्टा का वैल्यू और थीटा का वैल्यू, जो हमारे मेरे कहने का ये मतलब है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लोग क्या करते हैं, एग्जामिनर बहुत ही ज़्यादा हम लोगों से ज़्यादा सोचते हैं, राइट। तो आज जैसे सिंपली सपोर्टेड पूछ लिया है, तो नेक्स्ट टाइम में क्या करेगा, कैंटिलीवर का पूछ लेगा या यूडीएल का पूछ लेगा। तो आप लोग को उस हिसाब से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग तुरंत कर लें। ओके, तो इस तरह एग्ज़ाम निकलता है। ऊपर ऊपर पढ़ने से एग्ज़ाम कभी नहीं निकलता। आप अगर एग्ज़ाम निकालना चाहते हो तो आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा। मैं क्वेश्चन सॉल्व इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि एक्चुअली पिछले ईयर में किस किस पोर्शन को WBPSC AE ने टच किया था। तो आप लोगों को एक एरिया मिल जाएगा कि ओके ये पोर्शन को टच किया था तो हमें इसके अंदर पढ़ना है, क्योंकि शॉर्ट टाइम है हमारे पास। ऐसे तो अभी सभी घर पे बैठे हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो दोस्तों। आप लोगों के पास इनफ टाइम है, अच्छे से तैयारी कर सकते हो, क्योंकि कहीं जाना नहीं है, घर पे ही रहना है, सिर्फ पढ़ाई करना है। तो एग्ज़ाम अगर 2 महीने बाद भी होती है तो यू हैव अ सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम, राइट। तो आप लोग देख लीजिए कैसे क्या करना है, मैं तो बस हेल्प कर सकता हूँ आपकी। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, ए नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले सेटल्ड 1 सेंटीमीटर व्हेन इफेक्टिव स्ट्रेस वाज इंक्रीज फ्रॉम 100 किलोन्यूटन टू 200 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमारा जो इफेक्टिव स्ट्रेस है, इफेक्टिव स्ट्रेस को क्या से डिनोट करते हैं, सिग्मा से। ओके, तो वो जो है कितना बोला है, 100 किलो न्यूटन से पर मीटर स्क्वायर से चेंज होके कितना हो गया, 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और सेटल्ड कितना हो रहा है, मतलब हमारा जो h है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर, राइट। तो अब हमें क्या पूछा है, बोला है कि फर्दर अगर हम लोग सिग्मा को 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से सेम सॉइल पे 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाए तो हमारा h कितना होगा। तो दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, सेटलमेंट निकालना है। हमारा क्या बोला गया, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमारा क्या बोला है, सिग्मा जो है वो 100 से 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जा रहा है, जिसमें सेटलमेंट कितना था, 1 सेंटीमीटर था। अब बोल रहा है कि अगर हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो 200 से 400 हो जाता है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो हमारा जो h है, मतलब सेटलमेंट कितना होगा सेम सॉइल में। NCC है हमारा, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले है। तो आप लोगों ने सेटलमेंट और इफेक्टिव स्ट्रेस का एक रिलेशनशिप कंसोलिडेशन में पढ़ा होगा। क्या होता है हमारा, डेल H इक्वल्स टू क्या होता है, डेल E/1 + E0 log सिग्मा 0 प्लस डेल सिग्मा बाय
सिग्मा जीरो, राइट। तो ये क्वेश्चन होता है, यहाँ ये रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे देखिए डेल एच क्या है आपका, डेल एच जो है वो सेटलमेंट है, और यहाँ पे सिग्मा जीरो क्या है, वो इनिशियल स्ट्रेस है, और डेल सिग्मा क्या है, वो चेंज इन स्ट्रेस है। तो ये फॉर्मूला जो है बहुत ही वाइटल है और आप लोगों को हमेशा याद रखना पड़ता है। ये थोड़ा बड़ा भी है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डेल देखिए हमारा क्या क्या दिया हुआ है, एच दिया हुआ है और सिग्मा दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इस पोर्शन, ये पोर्शन तो कांस्टेंट रहेगा हमारा, तो हमें ये और इसका रिलेशनशिप निकालते हैं। तो डेल एच इक्वल्स टू क्या है, सिग्मा जीरो प्लस डेल सिग्मा बाई सिग्मा जीरो, log 10 होता है। डेल एच कितना है, पहले 1 सेंटीमीटर था, और log 10 सिग्मा जीरो क्या है हमारा 100 है, और डेल सिग्मा मतलब क्या, चेंज इन स्ट्रेस। तो चेंज इन स्ट्रेस मतलब क्या होता है, डेल सिग्मा अगर निकालेंगे तो सिग्मा एफ माइनस सिग्मा 1, तो सिग्मा एफ कितना है 200 माइनस 100, मतलब हमारा डेल सिग्मा कितना हो गया 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 100 हो जाएगा और सिग्मा जीरो 100 हो जाएगा। तो आप देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो log 10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 200 बाई 100, मतलब 1 इक्वल्स टू कितना हो गया log 10 2, राइट। सिमिलरली हम लोग सेकेंड केस के लिए करते हैं। हमारा जो h है वो कितना है, डेल ई बाई ई जीरो तो कांस्टेंट रहेगा। मैं सेकेंड केस के लिए फिर निकालता हूँ आपको, सिग्मा जीरो डेल सिग्मा बाई सिग्मा जीरो। तो यहाँ पे देखिए h हमें निकालना है, और log 10 सिग्मा जीरो इस केस में कितना है 200 प्लस डेल सिग्मा कितना हो जाएगा, चेंज इन 200 और 400 है, मतलब डेल सिग्मा कितना हो जाएगा फिर 200 हो जाएगा, सिग्मा जीरो 200। तो इस केस में जब आप सॉल्व करेंगे ना तो ये कितना होगा 400 बाई 200, ओके। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो log 2 आ रहा है। तो h इक्वल्स टू देखिए log 2 का वैल्यू पहले वाले केस में कितना था, सेम सॉइल है तो 1 था, तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपको पता चला कि जब हमारा सिग्मा 100 से 200 हो रहा था तो भी h कितना है 1 सेंटीमीटर, और जब हमारा सिग्मा 200 से 400 किलोमीटर हो जाएगा तो भी h हमारा क्या होगा 1 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है वो ए दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ए हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें बोला है क्या, इन अ फ्लो नेट डायग्राम द लेंथ ऑफ द फ्लो इन द स्क्वायर इज 2 मीटर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर, हेड लॉस दिया हुआ है, ओके, हेड लॉस इक्वल्स टू 18 मीटर, और नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप कितना दिया हुआ है एन डी इक्वल्स टू 12। तो एग्जिट ग्रेडियंट का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, आई इक्वल्स टू क्या होता है एच बाई एल, और हमारा डेल एच इक्वल्स टू क्या होता है डेल एच बाई एन डी, अगर पोटेंशियल ड्रॉप हमारा दिया होगा। तो डेल एच कितना है यहाँ पे देखिए 18 बाई 12, तो ये हो जाएगा 6 3 12 6 2 2, मतलब एच का वैल्यू मेरा कितना हो गया 3/2, तो 3/2, और एल कितना है 2 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, मतलब 0.75। तो आप देखिए ऑप्शन बी जो है 7 का 0.75 दिया हुआ है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दोस्तों आप आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या पूछा गया, द मिनिमम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द पाइल ऑफ अ पाइल ग्रुप इन क्ले शुड बी। तो आप सभी को पता होगा कि पाइल जो फाउंडेशन होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा पाइल को एक करके पाइल कैप बनाया जाता है। ग्रुप ऑफ पाइल जब बहुत हेवी स्ट्रक्चर होता है ना, तो सिंगल पाइल में काम नहीं चलता, हमें ग्रुपिंग ऑफ पाइल करना पड़ता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ पाइल करके पाइल कैप दे देते हैं, जस्ट लाइक इस तरह। ये पाइल का कैप होता है और यहाँ पे बहुत सारा पाइल होता है। मैं एक सेक्शन दिखा रहा हूँ, ओके, इस तरह करके। तो वो जो बोल रहे हैं ना कि पाइल के बीच में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है वो कितना टाइम्स होता है, तो वो जो है वो 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ पाइल होना चाहिए, 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ पाइल, ओके। तो देखिए ऑप्शन आपका है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन जो सी है वो राइट हो जाएगा यहाँ पे, ओके। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी जो होगा 3 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द पाइल, वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है कि अ रेक्टेंगुलर बीम इज टू बी कट फ्रॉम अ सर्कुलर लॉग ऑफ वुड ऑफ डायमीटर डी। मतलब बोला गया है कि एक सर्कुलर लॉग ऑफ है वुड का, उससे हम अगर एक रेक्टेंगुलर सेक्शन काटते हैं तो बोला है कि मैक्सिमम यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन जो होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन जो होगा उसका डेप्थ कितना होगा।
ये क्वेश्चन जो है ना मैं स्पेशली आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं इसका डायरेक्टली आंसर बताता हूँ, इस वीडियो के एंड में मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूँगा, कैसे हम लोग वो चीज़ लाते हैं। आप लोग याद रखें कि अगर कोई भी लॉग ऑफ वुड होगा और उसका अगर हमें बोले कि स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन का डेप्थ कितना होगा, तो यहाँ पे एक ही कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है कि हम लोग कैसे पता करते हैं कि कौन सा सेक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट है? सेक्शन मॉडुलस से। जिस स्ट्रक्चर का सेक्शन मॉडुलस जितना अच्छा होगा, ओके, जैसे स्क्वायर सेक्शन है या सर्कुलर सेक्शन है, तो इसका सेक्शन मॉडुलस जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जिसका जितना ज़्यादा सेक्शन मॉडुलस होगा वो मेंबर जो है उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कंसेप्ट वही है कि हमारा जो ये क्या बोलते हैं उसको, सेक्शन मॉडुलस जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए। तो जिस सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो हमारा क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन होगा। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि एक सर्कल है और एक स्क्वायर सेक्शन है, तो इसमें कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन होगा। तो आप लोग कुछ नहीं कीजिए, उसमें आपको डायमीटर वगैरह दिया रहेगा और इसके लिए आपको विड्थ दिया होगा और ब्रेथ भी दिया होगा और लेंथ भी दिया होगा। तो इस सेक्शन में आप इस पोर्शन के लिए सेक्शन मॉडुलस निकाल लीजिए, इस पोर्शन के लिए सेक्शन मॉडुलस निकाल लीजिए और देखिए कि जिस मेंबर का सेक्शन मॉडुलस ज़्यादा आया वो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन होगा। तो इसको आप लोग याद रखें। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन देखिए, जो डी दिया हुआ है कि 2/3 रूट के अंडर 2/3 डी, तो हमारा जो डेप्थ होता है ना वो d इंटू रूट 2/3 होता है। इसको आप याद रखें। और अगर विड्थ की बात करें तो d/√3 होगा। इसको भी आप लोग याद रखिए। कभी डेप्थ पूछ लेता है, कभी विड्थ पूछ लेता है। तो विड्थ के केस में d/√3 हो जाएगा और डेप्थ के केस में 2/√3 हो जाएगा। और ये कैपिटल D क्या है? ये जो पोर्शन है ना इसको कैपिटल D बोले हैं हम लोग, ओके, ये डायगोनल को। तो आप लोग को समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? D जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें पूछा गया है कि चेजिज फॉर्मूला फॉर वेरियस डिस्चार्ज ऑफ एन ओपन चैनल इज Q इक्वल्स टू AC रूट M I वेयर M इज अ। तो आप सभी को पता होगा कि चेजिज कांस्टेंट Q इक्वल्स टू क्या होता है? CD, यहाँ पे आपको दिया गया है AC रूट RS होता है एक्चुअली। यहाँ पे M दिया हुआ है, ओके, M के टर्म में दिया हुआ है। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख गया होगा। तो यहाँ पे M के टर्म में R के जगह पे M दिया हुआ है। तो एक्चुअली R क्या होता है हमारा? हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, ओके। ये C जो है ना वो चेजिज कोफिशिएंट होता है। ये जो है ये टोटल फॉर्मूला जो है वो V का होता है और ये A तो है ही है। तो Q इक्वल्स टू क्या होता है? AB। तो देखिए A इंटू V, ओके, जहाँ पे V इक्वल्स टू क्या है? C इंटू रूट RS। तो R के जगह उसने कंफ्यूज करने के लिए M दिया है और आपसे पूछा है कि M एक्चुअली क्या होता है, तो वो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो C है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पे पूछा है अ ट्राइंगुलर DRS मतलब डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। तो यहाँ पे हाइड्रोग्राफ से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ कैसे करना है। आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। बेस टाइम 40 आवर्स दिया गया है, ओके। और पीक फ्लो जो है वो QP जो है वो क्या दिया हुआ है? 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब मीटर क्यूब के टर्म में दिया हुआ है। तो इसको आप, ये चूँकि सेकंड में है तो इसको भी आपको सेकंड में बदलना होगा। तो 40 इंटू 60 इंटू 60। मैंने क्या किया? 40 आवर को पहले मिनट में बदला, फिर वहाँ से सेकंड में बदल दिया, राइट। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है? ऑकरिंग एट 20 आवर फ्रॉम द स्टार्ट इफ द कैचमेंट इज 14.4 देन द रेनफॉल एक्सेस इन द स्टॉर्म वाज। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एरिया दिया गया है, जो बोला गया है यहाँ पे 14.4 स्क्वायर मीटर का है, ओके। और रेनफॉल एक्सेस जो है वो आपसे पूछा, मतलब डेप्थ ऑफ रेनफॉल पूछा है। तो क्या करते हैं हम लोग, इस तरह का हमारा ग्राफ बनता है जिसमें QP दिया गया है आपको, ओके। ये बेस पीरियड होता है, ये बेस होता है जिसमें आपको वो 40 आवर्स दिया ही हुआ है। तो हम लोग इसके वॉल्यूम को डेप्थ ऑफ रेनफॉल, मतलब जो हमारा क्या होता है, देखिए हम लोग वॉल्यूम को इसमें इक्वल करते हैं। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं इस पोर्शन के लिए? अगर ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट QP। तो ये आप ये मत सोचिए कि एरिया का फॉर्मूला निकला है, एक्चुअली ये वॉल्यूम है, राइट।
यहाँ पे हम लोग क्या डायरेक्ट रन ऑफ के टर्म में निकाल रहे हैं। तो यहाँ देखिए क्यूपी जो मीटर क्यूब पर सेकेंड में, तो ये ऑलरेडी वॉल्यूम के टर्म में ही है, तो यहाँ पे ये वॉल्यूम को हमने वॉल्यूम के इक्वल किया है। तो एरिया देखिए आपको कितना दिया है, 14.4 स्क्वायर किलोमीटर है। ओके, तो इसको हमें क्या करना है, मीटर में बदलना है। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 का होल स्क्वायर, ओके, इंटू एल। और एल जो है मैं क्या कर रहा हूँ, सेंटीमीटर में रखूँगा। तो सेंटीमीटर में रखने के लिए डिवाइडेड बाई 100 किया, इक्वल्स टू हाफ इंटू बी। बी कितना है, 40 इंटू 60, ओके, इंटू क्यू पी कितना है हमारा, 20। तो यहाँ से एल मुझे निकालना है। तो दोस्तों एल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 40 इंटू 60 इंटू 20 डिवाइड इंटू 100, ओके, डिवाइडेड बाई 14.4 इंटू 100, 1000 इंटू 1000, ओके। तो इसे मुझे सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखिए ये 1000, यहाँ देखिए ऊपर में क्या तो 0 हो रहा है, 2 3 4 5 6, उस 6 से ये 6 का कट गया 0, ओके। ऊपर में कितना बचा, 6 6 36 इंटू 2 72, तो 4 इंटू 72 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 14.4। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 7.2, और यहाँ 10 आ जाएगा, 72 कट गया, मतलब 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो क्या दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन जो है वो 10 सेंटीमीटर देखिए आपको देखने को मिल रहा होगा। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहाँ पे पूछा है कि इफ़ अ 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑन अ सर्टेन बेसिन हैज़ अ पी कोऑर्डिनेट 80 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए बेस पीरियड कितना दिया हुआ है 4 आवर के लिए, और क्यूपी कितना दिया हुआ है 80 मीटर क्यूब पर सेकेंड बोला। अगर बोल रहा है कि सेम बेसिन में अगर हमारा ऑर्डिनेट जो है वो बेस पीरियड जो वो 2 आवर हो, तो हमारा जो है क्यूपी एक्चुअली क्या होगा। तो दोस्तों अभी मैंने बताया हम लोग क्या करते हैं, इसका जो सेम बेसिन है तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों सेम होगा, तो वॉल्यूम निकाल लीजिए क्योंकि सेम बेसिन है। तो हाफ इंटू बेस पीरियड कितना है 4 इंटू 60 इंटू हाइट मतलब 80 इक्वल्स टू इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, हाफ इंटू बेस पीरियड 2 इंटू 60 इंटू क्यूपी। मतलब ऐसा होता है ना, देखिए ये क्यूपी हुआ और ये बेस पीरियड हो गया। तो मैंने जस्ट वॉल्यूम लिया, मैंने बताया ना इसका एरिया निकालूंगा तो ये वॉल्यूम निकलेगा। मैंने दोनों के एरिया को सेम कर दिया, दोनों के वॉल्यूम को सेम कर दिया। क्यों, सेम बेसिन बोला, इसी वजह से। ये हाफ से ये हाफ कट गया, ये 60 से ये 60, ये 60, ये 60। तो देखिए यहाँ पे ये 2 से ये 2 टाइम्स कट गया, तो 2 क्यूपी इक्वल्स टू कितना हो गया 160। मतलब क्या हो रहा है, हमारा क्यूपी जो है वो ज़्यादा आ रहा है। तो अगर 2 आवर के लिए रेनफॉल हो, हमारा हाइड्रोग्राफ ड्रॉ करना है, तो उस केस में क्यूपी जो होगा ना वो ज़्यादा होगा, किससे 80 से। तो आपको बोला है, देखिए ऑप्शन एक दिया हुआ है 80 मीटर क्यूब पर सेकेंड ग्रेटर देन। तो 12 का ऑप्शन बी जो है वो सेम ऑप्शन दिया हुआ है, ग्रेटर देन 80 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो 12 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें आपको स्ट्रेन एनर्जी से क्वेश्चन है। 2012 में भी सेम क्वेश्चन था स्ट्रेन एनर्जी से। तो यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन में किसका स्ट्रेन एनर्जी निकालना है, कैंटिलीवर बीम का निकालना है, ओके। और कैंटिलीवर बीम मैंने बहुत अच्छे से बताया है अपने वीडियो में। अगर आपने हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सीरीज़ नहीं देखा है, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से एलेबोरेट किया है, एक्सप्लेन किया। अगर आप लोग नहीं देखें हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, ओके। तो यहाँ पे बोला है कि ये W लग रहा है, तो इस केस में हमें क्या करना है, स्ट्रेन एनर्जी निकालना है। तो स्ट्रेन एनर्जी के लिए मैंने बताया था क्या होता है हमारा फॉर्मूला, m²/2EI/dx, और ये क्या होता है 0 to L। तो यहाँ देखिए L है, हमें क्या एंड पे निकालना है, तो 0 to L ही रहेगा। अगर मिड पे निकालता तो 0 to L/2 हो जाता है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में सिंपली सपोर्टेड के लिए किया था। जो कि हमें H पे निकालना है, लोड जहाँ लग रहा है वो L डिस्टेंस पे है, तो L ही रहेगा ये। अगर ये सेम यहाँ पे L/2 पे रहता तो ये L/2 कर देता मैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए m पहले निकालना है, तो मैं एक सेक्शन के लिए निकालूंगा कि x डिस्टेंस पे हमें मोमेंट निकालना है। तो मोमेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लोड इंटू डिस्टेंस, तो WX हो जाएगा, ओके। तो अब यहाँ पुट कर दीजिए 0 to L, m के जगह पे WX का होल स्क्वायर बाई 2EI/dx,
यहाँ सॉल्व कीजिए आप, डब्ल्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2EI dx, मैं इस पोर्शन को यहीं रहने देता हूँ और एक्स स्क्वायर dx को बाहर निकाल लिया यहाँ पे 0 to L, तो ये क्या हो जाएगा x³/3 0 to L, इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे किया। ओके, और ये L मैं पुट करूँगा L³/3 -0, तो देखिए L³/3 आ रहा है, तो इस पोर्शन पे कितना हो गया W²/2EI, और ये पोर्शन के लिए मैंने अभी निकाला इंटीग्रेशन, कितना हुआ L³/3, टोटल वैल्यू क्या हो गया मेरा W² L³/6EI। देखिए W² L³/6EI ऑप्शन में है, हाँ है, बिल्कुल है, W² L³/6EI, तो 13 का ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, सेम आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोला है कि ऑरिफिस मीटर इज यूज टू मीजर, तो ऑरिफिस मीटर हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, डिस्चार्ज निकालने के लिए यूज़ करते हैं ऑरिफिस मीटर। ओके, इसी तरह है हमारा वेंचुरी मीटर भी डिस्चार्ज निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सब कुछ इंस्ट्रूमेंट है, फ्लो मेजरिंग डिवाइस, फ्लूइड का क्वेश्चन है, इसमें आप लोग जरूर देख लीजिएगा, वेंचुरी मीटर है, ऑरिफिस मीटर है, ये सब कुछ पोर्शन है, छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, राइट। तो 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, डिस्चार्ज निकालने के लिए ऑरिफिस मीटर यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ बर्न क्ले ब्रिक शैल नॉट बी लेस देन, तो देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है ना बर्न ब्रिक का, जो बहुत ही ज़्यादा बर्न होता है, तो उसका 3.5 MPa होता है एक्चुअली स्ट्रेंथ, इससे कम नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए 3.5 कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, नियरेस्ट ऑप्शन 5 दिया हुआ है, तो मैं 5 लूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, 15 तक हमने डिस्कस कर लिया था और मैंने सभी रब कर दिया है। रंबल स्ट्रिप्स आर प्रीफर्ड ऑन मेन रोड एज दे, तो रंबल स्ट्रिप क्या होता है, आप लोग कभी देखे होंगे कि रोड के मिड पोर्शन पे किसी किसी जगह पे वाइट लाइन का मार्किंग किया हुआ रहता है। ओके, तो ये इसलिए किया जाता है ना, ताकि ड्राइवर जो है सेंसेशन में रहे, मतलब उसे क्या है कि एक चौकन्ना टाइप का बात होता है ना कि हाँ हमें इस रो में ही चलना है, इस लेन में ही चलना है। एक्चुअली वो लेन डिफाइन करने के लिए किया जाता है, राइट, कि हम लोग जिस लेन से चल रहे हैं उस लेन से बाहर आए तो हमें देख के पता चले उस स्ट्रिप को कि ओके मैं इस लाइन से बाहर आ गया हूँ, तो इसलिए दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए प्रोड्यूस नॉइज एंड फिजिकल सेंसेशन ऑफ द स्टीयरिंग, सेंसेशन के लिए किया जाता है ताकि लोग, वो जो ड्राइवर है वो समझ पाए और स्टीयरिंग को अपना ठीक ठाक उस लेन में चला के रखे, तो रंबल स्ट्रिप इसीलिए यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, ये तो बच्चा क्वेश्चन जानता है यार, सभी बच्चा जो भी सिविल इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियर है ना, उस सभी को पता है प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है। प्रिंसिपल प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जिसमें कोई शेयर स्ट्रेस होता ही नहीं है, मतलब नो शेयर स्ट्रेस। तो प्रिंसिपल प्लेन में क्या होता है, प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है जिसमें शेयर स्ट्रेस जो होता है ना वो 0 होता है, शेयर स्ट्रेस इक्वल्स टू 0। तो ये बच्चे वाले क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया है, फॉर अ हाइपरसोनिक फ्लो मैच नंबर इज, तो यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को एक 3 चीज़ बताना चाहूँगा कि मैच नंबर जो है डिफरेंट फ्लो के हिसाब से क्या होना चाहिए। हाइपरसोनिक होता है, सबसोनिक होता है और हमारा ट्रांससोनिक होता है। तो हाइपरसोनिक के लिए देखिए, पहले आप ये देखिए, सबसोनिक के लिए हमारा 1.325 होना चाहिए, हाइपरसोनिक के लिए 5 to 8 के बीच में होता है और ट्रांससोनिक के लिए 0.8 to 1.3। तो हाइपरसोनिक के लिए देखिए 5 to 8 होता है, तो यहाँ पे आपका देखिए मोर देन 6 एक ऑप्शन है दिया हुआ, तो 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये एक्चुअली दोस्तों मैच नंबर याद रखें आप लोग। देखिए कुछ नंबर है जैसे कि फ्राउड नंबर, बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन आते हैं कि फ्राउड नंबर क्या होता है। 5 हम लोगों का नंबर है रेनॉल्ड्स नंबर, ओके, मैच नंबर, और क्या होता है, फ्राउड नंबर हो गया, रेनॉल्ड्स नंबर हो गया, मैच नंबर हो गया, एक होता है वेबर नंबर, ओके, एक और नंबर होता है मैं भूल रहा हूँ। तो इन सब नंबर को ना आप लोग याद रखें कि ये एक्चुअली कैसे डिफाइन करेंगे, किसका किसका रेशियो होता है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी अब मैच नंबर से क्वेश्चन आ गया सुपरसोनिक हाइपरसोनिक के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इन अ नोजल इज, तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है, सी डी इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है हमारा एक्चुअल डिस्चार्ज
बाय थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। यार 2014 में तो फ्लूइड का क्वेश्चन भर दिया इन्होंने, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं 2014 में। 12 में इतने क्वेश्चन नहीं थे फ्लूइड के। तो सी डी इक्वल्स टू क्या होता है, एक्चुअल डिस्चार्ज बाय थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। तो देखिए 19 का ऑप्शन नंबर ए जो है ना वही दिया हुआ है कि एक्चुअल डिस्चार्ज बाय थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज डिफाइंड एज द इट इज अ रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज टू द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यहाँ पे क्या बोला है हमारा, नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क। 1 एम क्यूब का काम करवाने में नंबर ऑफ ब्रिक कितना लगेगा। 1 एम क्यूब में हमें नंबर ऑफ ब्रिक निकालना है। तो दोस्तों ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज आप सभी को पता ही होगा, क्या होता है हमारा 19 इंटू 9 इंटू 9। ओके, पर अगर ये विथ मोटर के साथ बोलूँ मैं, अगर मॉड्यूलर ब्रिक बोलूँ तो वो कितना हो जाएगा 20 इंटू 10। तो देखिए हमारा क्या है 1 एम क्यूब है, तो 1 एम क्यूब में नंबर ऑफ ब्रिक कितना हो जाएगा, जो स्पेस है उसको मैं नंबर ऑफ ब्रिक का वॉल्यूम, मतलब टोटल वॉल्यूम हमारा कितना है 1 एम क्यूब है। ओके, मतलब लेंथ 1 है, ब्रेथ 1 है और हाइट कितना है 1 है, और हमारा जो ब्रिक है उसका वॉल्यूम जो है वो हम अगर निकाल लेते हैं और उसे डिवाइड कर देते तो हमें जगह मिल जाएगा। मतलब समझो ये हमारा रूम है। ओके, इस रूम का स्पेस 1 एम क्यूब का है, तो हमें इसमें ब्रिक रखने में कितना ब्रिक रखेंगे। अगर इसमें मैं ब्रिक रखना चाहूँगा तो ब्रिक का एक वॉल्यूम निकाल के इस टोटल वॉल्यूम से मैं डिवाइड कर दूंगा, तभी तो मुझे नंबर ऑफ ब्रिक निकल जाएगा ना। वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये देखिए ये सेंटीमीटर में होता है, ये सेंटीमीटर में, तो मीटर में बदलने के लिए क्या होगा 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.1, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.1। इसको आप कन्वर्ट कर लो, यहाँ से भी 10 और यहाँ से भी 10। तो देखो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, कितना हो गया ये टोटल। दोस्तों यहाँ पे देखो मैंने कुछ मिस्टेक किया है, यहाँ पे देखो 19 इंटू 9 इंटू 9 है तो ये 10 होगा, 20 इंटू 10 इंटू 10, तो यहाँ पे 0.1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0.1 हो जाएगा, तो हमारा एक ही 10 होगा। ओके, तो 0.2 कटा 10, 2 5 जा 10, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखो मैं फिर से कैलकुलेट करता हूँ, 1 बाई 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1, 0.1 उड़ा 10, 0.1 उड़ा 10, 0.2 उड़ा 10, 2 5 जा 10, मल्टीप्लाई करने से कितना होगा 500। तो देखिए आपका ऑप्शन जो है 500 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है 500 दिया हुआ है। ओके, तो 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो बहुत बड़ा है, मैं इसे बाद में सॉल्व करूँगा। ओके, देखता हूँ मैं इसको सॉल्व करूँगा, मैं कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अभी हमारे पास शॉर्ट ऑफ टाइम है तो मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ शॉर्ट क्वेश्चन जो भी है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या बोला है, क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम होल सर्किल बियरिंग दिया हुआ है हमारा, तो क्वाड्रेंटल बियरिंग। तो देखिए हमने जब 2012 का क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें भी सेम क्वेश्चन हमारा सर्वे से बियरिंग वाले पोर्शन से था। मैंने 2 क्वेश्चन बियरिंग का सॉल्व किया था, उसमें ट्रू बियरिंग से भी क्वेश्चन था और आपका डिक्लिनेशन से भी था। तो सर्वे का ये सब पोर्शन से सर्वे भी मतलब टच कर रहे हैं पीएससी वाले एई के एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, होल सर्कल बियरिंग कितना दिया हुआ है 294.30। तो मैंने वहाँ पे बताया था ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यहाँ तो कितना होता है 180 270, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में। और होल सर्कल बियरिंग हम लोग किससे लेते हैं, क्लॉकवाइज लेते हैं। तो ये टोटल कितना दिया हुआ है 294 डिग्री 30 मिनट। तो दोस्तों हमें क्वाड्रेंटल बियरिंग जो निकालना है ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंटल बियरिंग हो जाएगा। तो क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। यहाँ पे देखिए क्वाड्रेंटल बियरिंग जो होता है हमारा, हम लोग किससे लेते हैं, या तो साउथ से लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज या इससे ले लेते हैं जो करीब होता है, नॉर्थ से लिया जाता है या साउथ से लिया जाता है। तो देखिए टोटल यहाँ से यहाँ कितना होता है 360, और उससे माइनस कर देंगे, मैं क्या करूँगा 294 30 मिनट। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं 30 मिनट और ऐड करता हूँ तो यहाँ पे आप ये कीजिए, इसको मैं 359 60 मिनट 294, कैलकुलेटर नहीं है यार मेरे पास इसलिए बहुत टाइम लग रहा है सॉल्व करने, नहीं तो ये सब तो एक बार में निकल जाता है। 5 6 बस 65
65 डिग्री 30 मिनट। तो और ये किस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो देखिए किसके बीच में, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में। तो नॉर्थ और वेस्ट देखिए ऑप्शन कौन कौन सा है, 3 ऑप्शन है, नॉर्थ और वेस्ट। और 65 डिग्री 30 मिनट किस में है, ऑप्शन बी में है। तो हमारा जो है बी दिया हुआ है नॉर्थ, 65 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा 22 का हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या बोला है, द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन मीन्स, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होता है। तो देखिए आप लोग याद रखिए, ये कल्चरेबल कमांडेड एरिया होता है, परसेंटेज ऑफ कल्चरेबल कमांडेड एरिया टू द इरीगेटेड एनुअली, मतलब साल में कितना कल्चरेटेड एरिया हम लोग इरीगेट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ए ऑप्शन हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला गया है, शिफ्ट ऑफ द कर्व। तो दोस्तों आप सभी को पता है शिफ्ट इक्वल्स टू क्या होता है, बोलिए, L²/24 R। और हम लोग शिफ्ट कब यूज़ करते हैं, ये हमारा टर्निंग होता है, हम लोग जब यहाँ पे ट्रांजिशन कर्व देते हैं तो ये ऐसे कुछ होता है। तो हमारा शिफ्ट जो है ना, यहाँ से इस कर्व को जब दिखाई नहीं देता है, मतलब यहाँ से यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, और मुझे यहाँ से गाड़ी आ रही है, तो यहाँ से मैं कैसे देखूँगा, यहाँ पे एक मेरा ऑब्जेक्ट होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कर्व को शिफ्ट करना पड़ता है। तो शिफ्ट इक्वल्स टू क्या होता है, L²/24 R। तो देखिए ये क्या यहाँ पे रिलेशनशिप पूछा है कि किसका किसका ये होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L² और इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो ऑप्शन जो है 24 का बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है, फॉर अ सिंगल रेनफोर्समेंट बीम इफ कंक्रीट रीचेज इज मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस अर्लियर देन स्ट्रेस। देखिए 3 हम लोग जो रेनफोर्स आरसीसी पढ़े होंगे, उसमें जो सेक्शन डिज़ाइन होता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है अंडर बैलेंस, एक होता है ओवर रेनफोर्स, एक होता है अंडर रेनफोर्स, एक होता है ओवर रेनफोर्स, और एक होता है बैलेंस सेक्शन। तो हम लोग जब भी डिज़ाइन करते हैं वो 2 सेक्शन के लिए करते हैं, या तो बैलेंस सेक्शन मान के करते हैं या फिर अंडर रेनफोर्स सेक्शन मान के चलते हैं। एक होता है बैलेंस सेक्शन, ओके, एक होता है अंडर रेनफोर्स, और एक होता है ओवर रेनफोर्स, राइट। तो बैलेंस सेक्शन क्या होता है, इसमें जो हम लोग आरसीसी में क्या यूज़ करते हैं, स्टील यूज़ करते हैं और कंक्रीट यूज़ करते हैं। तो बैलेंस सेक्शन में क्या होता है कि स्ट्रेस जो होता है ना वो स्टील का और कंक्रीट में जो स्ट्रेस होता है वो दोनों साथ साथ जनरेट होते हैं। मतलब जितना स्टील में स्ट्रेस जनरेट होगा कंक्रीट में भी उतना ही होगा, तो साथ साथ स्ट्रेस जनरेट करते हैं वो लोग, ओके। अंडर रेनफोर्समेंट में क्या होता है, हमारा जो स्टील जो है ना वो पहले क्या करता है, स्ट्रेस जनरेट करता है और करता रहता है कंक्रीट के कंपेयर में। तो कंक्रीट के कंपेयर में स्टील जो है ना वो हमारा स्ट्रेस लेवल तक पहले पहुंचता है। तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन भी है। ओवर एनफोर्समेंट में क्या होता है, हमारा जो कंक्रीट जो है ना वो स्ट्रेस पहले गेन कर लेता है। तो कंक्रीट जैसे ही स्ट्रेस गेन कर लेगा तो उसमें क्या होगा, अब ताकत सहने की हिम्मत नहीं होगी, राइट, क्योंकि सारा स्ट्रेस वो यूज़ कर चुका है। और क्या होगा, हमारा सेक्शन जो है वो गिर जाएगा। तो ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन के लिए हम लोग कभी भी डिज़ाइन नहीं करते हैं, हम लोग हमेशा अंडर एनफोर्समेंट और बैलेंस सेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, अंडर एनफोर्समेंट हमारा स्टील जो है वो स्ट्रेस तक पहुंचता है। तो स्टील, मान लीजिए स्टील में आप कैपेबिलिटी नहीं है कि वो लोड को झेल सके, तो वो थोड़ी गिर जाता है, वो क्या होगा, फेलियर का साइन देगा या कुछ क्रैक आएगा। तो हमें इतना टाइम मिल जाता है कि हम लोग उसको रिपेयर कर सके, ओके, सोचने का। पर कंक्रीट के केस में ऐसा नहीं होता है। कंक्रीट को आप दबाओगे तो वो अचानक से टूट जाता है, ओके, कोई भी फेलियर ऑफ साइन नहीं देता है। तो इसलिए हम लोग ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए डिज़ाइन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको वही पूछा है कि कंक्रीट रीचेज इज मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस अर्लियर देन स्टील, मतलब स्टील से पहले कंक्रीट अपना अलाउबल स्ट्रेस तक पहुंच जाता है। तो ये किस सेक्शन में होता है, ओवर रेनफोर्समेंट में। जैसे ही कंक्रीट अपना अलाउबल स्ट्रेस में पहुंच जाएगा, कंक्रीट खटाक से फेल हो जाएगा, ओके। तो चलो, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ओवर रेनफोर्समेंट। चलो नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं। फिर चलो मिलते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कीजिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए, राइट। और आप लोग अगर WPSC के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मन लगा के कीजिए और एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक कीजिए, मुझे भी बहुत खुशी होगी। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दीजिए हमारे चैनल को। बहुत मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।